हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आपको मेरे वीडियो के थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि आज के सेशन में हम जो लाइव टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीटेड साइंस पेपर 2 एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आउट ऑफ 50 आपके कितने स्कोर बने। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि ये जो चैनल है संहिताज एकेडमी, यहाँ पर मैं सीटेट के कंटेंट पोस्ट कर रही थी। ठीक है, सो मैं इसी साल से मैंने सीटेट का कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत से वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, आपको टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको मैराथन सेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का अलग से मैराथन है, केमिस्ट्री का अलग से मैराथन है, बायोलॉजी का अलग से मैराथन है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मैराथन सेशन दिया हुआ है। फिर यहाँ पर माइंड मैप्स आप देख पा रहे हैं, फिर टॉपिक को इन डिटेल समझाया गया है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला था 7 जुलाई को, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर मैंने पोस्ट किए हुए हैं। तो उन टॉपिक्स को मैं दोबारा से रिवाइज बाद में कराऊंगी। ठीक है, जो टॉपिक्स छूट गए थे उनको मैं अभी पहले कराऊंगी फॉर दिसंबर सीटेट एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपको जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो देखना है तो आपको क्या करना है, संहिताज एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाना है। वहाँ पर आप वीडियो सेक्शन में बहुत सारे वीडियोस को देख पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो सेक्शन से देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आपको कहाँ चले जाना है, आपको चले जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप चले जाएंगे तो क्या होगा कि आपको अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीटेड साइंस पेपर 2 का मैराथन सेशन का प्लेलिस्ट है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स है, यानी कि आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। इंग्लिश पैसेज एंड पोएम का एक प्लेलिस्ट है, सीडीबी का एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, फिर हिंदी पैसेज एंड पोएम का प्लेलिस्ट है, और भी यहाँ पर जो मैराथन सेशंस हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं इनकी भी प्लेलिस्ट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट है, तो सीटेड साइंस पेपर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये बताने का क्या मेरा एम है कि देखिए, आप अभी जो भी नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो उनको लगेगा कि जो अभी दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे वो टॉपिक रहेंगे जो हमने जुलाई 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान जो हमसे छूट गए थे। तो सबसे पहले उनको कवर अप करेंगे और फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़कर बाकी जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं उनकी जो भी आपको चाहिए, आपको अगर इन डेप्थ किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आप जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स देखने हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इतना ही आपको बताना था। अब बिना समय वेस्ट किए हम बढ़ते हैं लाइट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नंबरिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ये 88 क्वेश्चन किसी क्वेश्चन पेपर का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 जो ऑप्शन है इनमें से जो सही स्टेटमेंट है उसको हमें चुनना है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। तो कहा जा रहा है कि जो कॉन्केव मिरर है वो हमेशा सीधी इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये बात गलत है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमसे कहा गया है अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। तो ये बात सही है कि जो कॉन्केव मिरर होती है वो इरेक्ट इमेज भी बनाती है, इन्वर्टेड इमेज भी बनाती है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर हमसे कहा गया है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाती है, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, तो ये कथन भी गलत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर हिंट के तौर पे एक चीज़ दी है यहाँ पे कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज दोनों ही बनाता है। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। ठीक है, इस टाइप की उल्टी होगी। सपोज आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो
रियल इमेज हमेशा उल्टा फॉर्म होता है, जिसको हम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनता है और वो इरेक्ट होती है, ठीक है। सो कॉन्केव मिरर में रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज दोनों ही बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और वो इरेक्ट होता है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। सो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी की मदद से हम किस तरीके से परछाई बनती है उस फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं, शैडो फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक लाइट सोर्स चाहिए, ठीक है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार रोशनी नहीं जा पाती, ठीक है, और एक स्क्रीन चाहिए होता है जिसके ऊपर शैडो बनती है। अब यहाँ पर लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी जो कि अच्छी तरीके से शैडो फॉर्मेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है वो देख लिया जाए। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बात तो सही है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हमने पढ़ा हुआ है। तो जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ओके। इसी वजह से क्या होता है कि सपोज यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, तो यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पर हमारे पास एक वुडन बॉक्स है जो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि लाइट रेस क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो उसको ब्लॉक करेगा, जिस वजह से ठीक इसी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे इसकी जो शैडो है वो बनेगी, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बात तो सही है। बी में बताया गया है लाइट ट्रेवल्स एट अ हाई स्पीड, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि जो लाइट है वो हाई स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ये भी इसको एक्सप्लेन नहीं करता। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर कौन से दो एक्सप्लेनेशन या कौन सी दो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट शैडो फॉर्मेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो कौन है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन जो कि ए में दिया हुआ है, और लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि डी में दिया गया है। तो ए और डी हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है, वो दिया गया है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट रेज from an object fall on a surface and gets reflected in a completely diffused manner। तो जो लाइट रेज है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होती है डिफ्यूज्ड मैनर में, यानी कि क्या हो रहा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसके नेचर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है कि जब भी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है तो कोई भी इमेज नहीं बनती, सो नो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये ज्यादातर कैसा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, ये होता है मतलब उबड़ खाबड़ जो सरफेस होता है, और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस होता है, तो यहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि डिफ्यूज्ड मैनर में वो रिफ्लेक्ट किया, तो उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, इसका आंसर होगा, क्योंकि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में इमेज नहीं बनती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो मंजुला क्या कर रही है, वो अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देख रही है। द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर मंजुला को मैंने ए से दर्शाया है, ये वाला पार्ट मिरर है, और उसकी जो इमेज बन रही है उसको ए डैश से मैंने समझाया है। तो मंजुला और मिरर के बीच में कितनी दूरी है, 5 मीटर की दूरी है। शी मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब क्या कर रही है, वो 1 मीटर मिरर की ओर बढ़ रही है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हम मिरर के सामने जितनी दूरी पर होते हैं हमारी इमेज भी उतनी ही दूरी पर फॉर्म होती है, प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो 1 मीटर करीब आई मिरर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मीटर है, तो बाकी का क्या है, ये 4 मीटर, और ये यहाँ पे 4 मीटर, और ये है 1 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड हर इमेज नाउ। तो अभी वो जहाँ पे खड़ी है वहां से उसकी और उसकी इमेज की क्या दूरी है, तो देखिए वो अभी बी पोजीशन पे खड़ी है। सो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, 4 मीटर, और फिर मिरर से उसकी इमेज का फासला कितना है, 4 मीटर। सो 4 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर। तो यहाँ पर 8 मीटर जो है वो इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो इनमें से आउट ऑफ ABCD इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। इट इज करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। सो जो
प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनती है उसके बारे में कौन से कथन सही है। तो देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है, तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। इमेज इज इरेक्ट, ये बात तो सही है। इमेज इज रियल नहीं, इमेज वर्चुअल होती है, तो ये वाला नहीं होगा। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट अपीयर करता है, राइट पार्ट लेफ्ट अपीयर करता है, तो ये बात तो सही है। द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज की भी साइज होती है, तो ये बात भी सही है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में सही बताया गया है, तो वो क्या है, ए, सी और डी, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। तो कहा गया है कि पिन होल कैमरा की मदद से जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है, बात तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफर्स अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। तो ये जो रियल इमेज फॉर्म होती है पिन होल कैमरा में, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर आप देखिए पहले वाले में कहा गया है लाइट रिफ्रैक्ट्स ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये बात सही है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसी के वजह से क्या होता है कि पिन होल कैमरा में रियल इमेज बनता है। तो हमको अपना आंसर तो मिल गया, बाकी दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इस वजह से उसमें रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है। लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ये भी रीजन नहीं है कि किस लिए पिन होल कैमरा में रियल इमेज बनती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमको पेरिस्कोप से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाउ डज अ पेरिस्कोप वर्क इन अ सबमरीन। तो सबमरीन में जो पेरिस्कोप होता है वो किस तरीके से काम करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शंस है उनका चुनाव करना है। तो हमको ऑप्शन में दो दो स्टेटमेंट्स का ऑप्शंस दिया गया है, तो हम देख लेते हैं कौन सा बात सही है। पहले में कहा गया है, ए वाले स्टेटमेंट में कहा गया है लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द टॉप मिरर एट 45 डिग्री। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो ऊपर की जो मिरर है जो कि 45 डिग्री एंगल पर अलाइन है उसको स्ट्राइक करती है एंड बाउंसेस ऑफ एट द सेम एंगल टू द लोअर मिरर, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो लोअर मिरर है जो कि अगेन 45 डिग्री पे अलाइन किए हुए है उसको वो स्ट्राइक करती है, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके पर्सन के आंख के अंदर जाती है या आंख तक पहुंचती है, तो तब उसको ये जो ऑब्जेक्ट है ये नजर आता है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि आप इमेज से ही देख पा रहे हैं कि पेरिस्कोप कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर दो मिरर होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 45 डिग्री एंगल बनाती है वो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये पहले इस मिरर पे टकराती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे टकराती है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये हमारे आंखों के अंदर एंटर करती है। और हम जानते ही है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज हमारे आंखों में एंटर करती है। तो इस तरीके से हम जो सबमरीन में पेरिस्कोप है उसकी मदद से देख पाते हैं। तो पहला वाला तो हमको सही मिल गया। लाइट फ्रॉम द लोअर मिरर एंटर्स द टॉप मिरर एट 90, तो लोअर मिरर से जो लाइट आ रही है वो टॉप मिरर की ओर 90 डिग्री पे बनती है एंड बाउंसेस ऑफ एट 90 डिग्री टू द टॉप मिरर। तो ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं होता। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज हो रहा है, तो ये बात भी सही है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए एंड सी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। जो हिंदी लर्नर्स है उनके लिए हिंदी में प्रश्न दिया रहेगा, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और देखिएगा कि आपका भी आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक मैच द फॉलोइंग के तौर पर हमको दिया गया है। तो कॉलम 1 में हमको मिरर और लेंस बताए गए हैं, और उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो हमको कॉलम 2 में बताया गया है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरे को कॉन्वेक्स लेंस का जो कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो हमेशा याद रहता है। वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हमारे माइक्रोस्कोप में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो चला जाएगा बी के साथ। अब हम एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि बी के साथ जो 3 जा रहा है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 है वो बी के साथ यहाँ पे जा रहा है, बाकी जो थर्ड ऑप्शन है वो ए और सी के साथ जा रहा है। तो देखिए हमको बी से ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी हम मिला लेते हैं। तो 1 जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर जा रहा है किसके साथ, डी के साथ। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। साइड मिरर इन व्हीकल्स, तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल साइड मिरर इन व्हीकल्स में होता है। कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है 2C, डेंटिस्ट मिरर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ये 2 चला जाएगा। कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, 4 चला जाएगा यहाँ पे ए के साथ। तो एक बार मिला लेते हैं।
1 जा रहा है D के साथ, 2 जा रहा है C के साथ, 3 जा रहा है B के साथ और 4 जा रहा है A के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 मिरर्स A एंड B आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मिरर A है और यहाँ पर दूसरी मिरर B है। इन दोनों ने क्या बनाया हुआ है, 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ। अब हमसे कहा है इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स मिरर A एट 20 डिग्री टू द नॉर्मल। तो देखिए ए वाले पे जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है मिरर के सरफेस से। तो अब कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो वो कितना एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है नॉर्मल के साथ, वो बना रही है 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आई ए है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है एंड देन स्ट्राइक्स मिरर बी, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे इमर्जिंग फ्रॉम मिरर बी। सो मिरर बी से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे पड़ी मिरर ए के सरफेस पे, उसने नॉर्मल के साथ कितना बनाया है, 20 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 20 डिग्री। तो वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पे जो बी मिरर है इसको स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 20 डिग्री होगा। तो ये जो ये जो आर ए है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर ए, आर ए अभी इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा फॉर मिरर बी। तो यहाँ पे कहीं उसका नॉर्मल बनेगा क्योंकि यहाँ पे उसने स्ट्राइक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने स्ट्राइक किया है तो देखिए एक चीज हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को। तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो नॉर्मल में यहाँ पे 20 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री है, 70 डिग्री है। वैसे ही यहाँ पे 20 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे 70 डिग्री है। अब अगर आप इस छोटे से हिस्से को देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो कि हम नाम देंगे पी क्यू आर यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू आर में हमको दो एंगल पता है, क्या है, एंगल पी हमको पता है 70 डिग्री है, एंगल क्यू हमको पता है 90 डिग्री है। तो हमको एंगल आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी कितना है, वो है 70 डिग्री प्लस क्यू कितना है 90 डिग्री। 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो जाता है 180 डिग्री माइनस 160। सो हमको कितना मिला, एंगल आर मिला हमको 20 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो उसमें अगर ये 20 डिग्री हो गया तो ये बाकी का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है फ्रॉम मिरर ए, उसने नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बनाया, 70 डिग्री बनाया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया मिरर बी के लिए, ये 70 डिग्री। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा। तो आर बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है फ्रॉम मिरर बी, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आशा करती हूँ कि मैं ठीक से समझा पाई। तो यहाँ पर हमको जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लगाना पड़ा इसको सॉल्व करने के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दोबारा एक और मिलेगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि आप ठीक से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर भी हमको मैच द फॉलोइंग के तौर पर एक क्वेश्चन दिया गया है। कॉलम 1 में हमको जो मिरर्स है उनके टाइप्स बताए हुए हैं और कॉलम 2 में किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है वो बताया गया है। तो देखिए जो प्लेन मिरर होती है वो कैसी इमेज बनाती है, वो इरेक्ट, वर्चुअल और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसी साइज का इमेज होता है। तो प्लेन मिरर जो है वो चला जाएगा यहाँ पे बी के साथ। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और जो ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटी साइज की इमेज बनाती है। तो इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉलर इन साइज, तो ये चला जाएगा 3 के साथ। और जो यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी बनाती है और वर्चुअल इमेज भी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर। तो ये चला जाएगा यहाँ पर
कॉनकेव मिरर के साथ, क्योंकि कॉनकेव मिरर मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है। एक्सेप्शन क्या है, अगर जो ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने बहुत ही करीब रखा हो तब वो वर्चुअल इमेज बनाती है। तो ये चला जाएगा 2 के साथ। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, 1 जा रहा है बी के साथ, तो ए वाले ऑप्शन पहले क्रॉस कर देते हैं। 1 जा रहा है बी के साथ, 2 जा रहा है डी के साथ, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। 1 जा रहा है बी के साथ, 2 जा रहा है डी के साथ और 3 जा रहा है ए के साथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। वीडियो को आप पॉज करके जो भी हिंदी लर्नर्स है वो इस प्रश्न को आराम से पढ़िए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो ए और बी के फॉर्म में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वो हमें ढूंढना है। तो ए क्या है, ए के बारे में क्या बताया गया है, फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज। सो हमेशा ये वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर का कहीं भी जिक्र नहीं है तो हम उसको हटा देंगे, यहाँ पे प्लेन मिरर भी आता। सो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है एंड कॉनकेव लेंस होते हैं वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मोस्टली, ज़्यादातर वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। तो इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ऑप्शंस को पढ़ा जाए कि यहाँ पे कौन सा सही जाएगा। तो बताया गया है ए इज कॉन्वेक्स लेंस, बी इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो हो नहीं रहा क्योंकि ए में बताया गया है कॉन्वेक्स लेंस और बी में बताया गया है कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मैच नहीं कर रहा। ए कुड बी कॉन्वेक्स मिरर, ए कुड बी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। तो ठीक है, ये तो जा रहा है, सही लग रहा है अभी तक फिलहाल के लिए ये वाला स्टेटमेंट। बी कुड बी कॉन्वेक्स मिरर, बी जो है कॉन्वेक्स मिरर होगा नहीं, और कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस हो रहा है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही होने चाहिए थे। बी इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है, लेंस नहीं है। ए इज कॉनकेव मिरर, ये भी नहीं मैच कर रहा, तो ये भी चला गया। तो उस हिसाब से जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन एज ए एंड बी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर भी हमको मैच द फॉलोइंग के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है। सो अगेन यहाँ पर हमको मिरर और लेंस दिया गया है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो दिया गया है। तो फिर से हम चले जाएंगे कॉन्वेक्स लेंस की ओर, क्योंकि इससे ढूंढ पाना आसान हो जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम माइक्रोस्कोप्स में करते हैं, तो ये चला जाएगा डी के साथ। ठीक है, और जो नियर साइटेडनेस है, मतलब जिनको करीबी चीज़ दिखती है बट दूर की चीज़ नहीं दिखती, यानी कि उनको मायोपिया है, तो उनको कैसे लेंस प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, उनको कॉनकेव लेंस प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो बी इसके साथ चला जाएगा। तो बी जा रहा है 3 के साथ, बी 3 के साथ 2 जगह पे जा रहा है, तो बी 4 वाले को पहले क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और डी जा रहा है 2 के साथ, सो डी जा रहा है 2 के साथ, बी 3 के साथ डी जा रहा है 2 के साथ, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमको बी और डी के बेसिस पे इसका सही उत्तर मिल गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। सो ए जा रहा है 4 के साथ कि कॉनकेव मिरर का हम टॉर्च लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, तो ये, और जो हमारा सी है जो कि कॉन्वेक्स मिरर है वो चला जाएगा 1 के साथ, यूज फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स, तो ये चला जाएगा सी के साथ। तो अगर हम देख ले एक बार, ए जा रहा है 4 के साथ, बी जा रहा है 3 के साथ, सी जा रहा है 1 के साथ और डी जा रहा है 2 के साथ, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन। असर्शन में कहा गया है अ फिश इन अ लेक अपीयर्स टू बी लार्जर एंड रेज टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द शोर। तो कह रहे हैं कि जो लेक के अंदर फिश है वो जो किनारे पे एक इंसान खड़ा है उसको ऊपर उठा हुआ और बड़ा नजर आता है। तो असर्शन तो सही बात कही है। ठीक है, रीजन में कहा है द लाइट रेज रीचिंग द मैन फ्रॉम द फिश इन द वाटर बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कह रहे हैं कि फिश से आती हुई जो लाइट रे है, क्योंकि यहाँ पर 2 मीडिया है, वाटर है और एयर है। सो वाटर कैसी मीडियम है, वो डेंसर मीडियम है, और जो लाइट रे है फिश से बाहर जा रही है, यानी कि पानी से एयर में जा रही है।
तो वो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए रीजन भी सही है। तो इसको मैंने ऐसे डायग्राम के तौर पर दिखाया है कि देखिए ये लेक है, लेक में पानी है और यहाँ पे फिश है, ठीक है, और यहाँ पे जो इंसान है वो खड़ा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिश से जो रे ऑफ लाइट पास कर रही है तो यहाँ पे नॉर्मल है, तो वो जैसे ही वाटर जो कि डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयरर की ओर जा रही है, तो क्या हो रहा है, जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है। अब अगर इस रे ऑफ लाइट को हम एक्सटेंड करें तो कुछ इस जगह पे हमको मछली नजर आएगी। तो मछली की एक्चुअल पोजीशन ये है, बट ये जो इंसान है इसको मछली ऊपर उठी हुई और बड़ी दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। तो अगर हम देखें तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, श्यामा इज स्टैंडिंग 1 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो जो श्यामा है उसको मैंने यहाँ पर अभी ए से डिनोट किया है। तो श्यामा मिरर से 1 मीटर दूरी पे खड़ी है, यानी कि उसकी जो इमेज है ए डैश वो भी 1 मीटर दूरी पे ही बनेगी, ठीक है। शी टेक्स 2 स्टेप्स बैकवर्ड। तो श्यामा ने क्या किया, 2 कदम पीछे लिया। 2 कदम पीछे लेने से वो अभी बी वाले पोजीशन पे है, तो उसकी इमेज भी क्या हो जाएगी, ठीक 2 कदम पीछे चली जाएगी। हाँ, सो व्हाट चेंज वुड शी सी इन हर इमेज। तो वो अपनी इमेज में क्या चेंज देखेगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द इमेज इंक्रीजेज इन साइज। तो प्लेन मिरर में तो इमेज की साइज सेम होती है, तो ये पहले ही क्रॉस हो जाएगा। द इमेज रिमेन्स द सेम साइज बट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये बात सही है कि जो इमेज है उसकी साइज सेम रहती है। श्यामा की जो साइज है वही इमेज की भी साइज होगी, क्योंकि प्लेन मिरर की यही प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है इमेज की भी वही साइज होती है। क्योंकि श्यामा 2 कदम पीछे गई तो जो इमेज है वो भी फर्दर दूर चली जाएगी मिरर से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लिया जाए। द इमेज रिमेन्स द सेम साइज बट मूव्स क्लोजर टू द मिरर। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो जो उसका इमेज है वो मिरर के क्लोज आ जाए। वो तब होता अगर श्यामा 2 कदम आगे बढ़ती मिरर की ओर, बट वो तो पीछे हट गई। द इमेज इंक्रीजेज इन साइज। तो साइज तो इंक्रीज होगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट द फिनोमेना ऑफ शैडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किस तरीके से शैडो फॉर्म होती है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो सही कथन है वो हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन में एक से ज़्यादा कथन सही बताए गए हैं, जो कि हमको 1 2 3 4 के फॉर्म में दिए गए हैं। तो पढ़ लिया जाए। साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये बात तो आपने नोटिस की होगी कि आप लाइट सोर्स के करीब जाते हैं या दूर जाते हैं तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो शैडो का साइज होता है वो बढ़ता है या घटता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये बात भी सही है कि किस ओर से लाइट आप पर पड़ रही है उस हिसाब से जो शैडो है उसका पोजीशन बदलता रहता है। द कलर ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात गलत है, क्योंकि शैडो क्या है, वो एक डार्क पैच है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो काले रंग का ही होता है। तो वो प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी कलर का हो उस पर शैडो का कलर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा एक डार्क पैच ही बनाएगा। शैडो फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट एज इमेज फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि जो शैडो फॉर्म होती है वो इमेज कैसे फॉर्म होती है उसी कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात भी गलत है। तो अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए और बी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन सच अ वे दैट इट्स रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड। तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऐसे रखा गया है कि उस ऑब्जेक्ट की एक रियल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रही है। इफ द टॉप हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक या ओपेक पेपर देन। तो अगर इसी लेंस का जो टॉप हाफ है, ऊपर का आधा हिस्सा अगर हम ब्लैक या किसी ओपेक पेपर से ढक दें तो क्या होगा। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है वो जब मीट करती है कहीं पर तब जाके वहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। तो अगर हम ऊपर का हिस्सा ढक देंगे तो ऑब्जेक्ट के टॉप हिस्से से जो लाइट रेज आ रही थी वो तो पड़ेंगी नहीं लेंस पे। तो क्या हो जाएगा कि जो शार्पनेस है इमेज की वो घट जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो शार्पनेस है इमेज की इट विल बी रिड्यूस्ड।
प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो घट जाएगी, मतलब जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी इमेज की वो उतनी क्लियर नहीं आएगी, उसकी शार्पनेस घट जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में कौन सा कथन गलत है। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो ये बात सही है कि आइरिस में जो सीलियरी मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ता या घटता है, तो उससे क्या होता है कि लाइट कितनी एंटर करेगी आंखों के अंदर वो रेगुलेट करता है आइरिस। कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो ये बात भी सही है कि जो कोन सेल्स होते हैं रेटिना में जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं तो उनमें से एक है कोन सेल, वो ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव है। रॉड सेल्स सेंस कलर, ये बात गलत है, ये काम कोन सेल्स का है। एट ब्लाइंड स्पॉट इन आई देयर इज नो विजन। तो हमारे रेटिना में दो स्पॉट होता है, एक है येलो स्पॉट और दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखता है और जो येलो स्पॉट है वो बेस्ट विजन वाला एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको ढूंढना था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रॉड सेल्स सेंस कलर, ये इसका सही उत्तर होगा क्योंकि हमको गलत जो ऑप्शन है वो ढूंढना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे is at an angle of 90 degree to the incident ray। तो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी होगी अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री बन रही है। तो देखिए 90 डिग्री बन रही है और इसको बीच से कौन काट रहा है, नॉर्मल काट रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगी 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी 45 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो आपने कैलिडोस्कोप प्रोजेक्ट में ज़रूर बनाया होगा जब आप स्टूडेंट थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम 3 मिरर के स्लैब को जोड़कर फिर कांच की चूड़ियों के पीसेस या कुछ भी हम पीसेस एक साइड में देते हैं और दूसरे साइड से देखते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत घुमाने से क्या होता है कि हमको पैटर्न्स नजर आते हैं। तो जो कैलिडोस्कोप है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो ये काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। तीनों मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उस हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होता है और वो हमको एक पैटर्न के फॉर्म में नजर आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो हमको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बदलती रहती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि हर एक मीडियम की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ठीक है, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स थ्रू वेरियस मीडिया आर डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो स्पीड ऑफ लाइट में कैसा बदलाव आ रहा है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में दर्शाया गया है। अब इसी इंफॉर्मेशन को समझते हुए हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द मीडिया। सो इनमें से किस ऑप्शन में ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी से लेकर कम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडिया का अरेंजमेंट शो किया गया है, करेक्टली शो किया गया है। तो पहले हम इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब लाइट मीडिया ए से बी की ओर जा रही है तब क्या हो रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। यानी कि स्पीड इंक्रीज कब होती है, जब जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ए की उससे ऑप्टिकल डेंसिटी बी की कम होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी जब कम होगी पहले वाले मीडियम से तभी उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता चला कि जो ए वाले मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बी वाले मीडियम से ज़्यादा है। दूसरा इंफॉर्मेशन बता रहा है जब वो बी से सी की ओर बढ़ रहा है तब उसकी स्पीड घट रही है। बी से सी की ओर बढ़ रहा है, स्पीड घट रही है, मतलब क्या कि जो सी की ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बी से ज़्यादा है। फिर सी से जब वो डी की ओर बढ़ रहा है तब भी उसकी स्पीड घट रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो डी वाले मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सी से भी ज़्यादा है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले अगर हम ए को लिखें, ए के बाद कौन आएगा, तो देखिए बी तो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, अब ए के बाद है देखिए डी सी से भी ज़्यादा है, तो ए के बाद आ जाएगा डी। डी किससे ज़्यादा डेंस है, वो सी से ज़्यादा डेंस है। सी किससे ज़्यादा डेंस है, वो बी से ज़्यादा डेंस है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो सही ऑर्डर होगा वो होगा ए डी सी डी। तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी ए की है, उसके बाद डी की, सी की और फिर सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी बी की है। तो ये जो ऑर्डर है ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1, ए डी सी एंड बी।
उसके बाद जो नया क्वेश्चन आया है हमारे पास, यहाँ पर हमको कहा गया है इफ अ क्लॉक शोज 3:15, अगर किसी घड़ी में 3:15 दिखा रहे हो, हाउ वुड इट अपीयर इन अ मिरर। तो अगर यही घड़ी किसी मिरर के सामने होगी तो मिरर में क्या टाइम दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ना इंग्लिश वाले ऑप्शन सभी गलत है, तो इससे तो हम चयन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 3:15 का मतलब क्या है, 3:15। 9:15 का मतलब क्या है, 9:15। 3:15 का मतलब है 9:45, 9:45। 3:15 का मतलब है 3:45, ठीक है। पास्ट बोला है तो 45। 3 क्वार्टर्स मतलब 1 क्वार्टर 15 मिनट का होता है, 3 क्वार्टर्स मतलब 45। तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस घड़ी को देखें तो देखिए यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब जो घड़ी होता है, घड़ी के लेफ्ट साइड में तो 3 होता नहीं है, राइट साइड में 3 होता है, तो इमेज ऐसी बन रही है। बट अगर हम इस घड़ी को एक्चुअल घड़ी माने तो इसका 3 इधर होगा, 9 इधर होगा। तो ये क्या टाइम दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है 9:15। 9:15 हिंदी वाले ऑप्शन में है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए था 9:15, 9:15 ये होना चाहिए था थर्ड वाले ऑप्शन में, बट यहाँ पर 3:15 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश का कुछ भी सही नहीं है। तो जिन्होंने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा उनको मार्क्स मिल गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है यू हैव मेड अ पिन होल कैमरा एंड यू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस कलर्ड बिल्डिंग ऑन इट्स स्क्रीन। तो आपने एक पिन होल कैमरा बनाई है और आप दूर पे जो बिल्डिंग है उसकी इमेज को स्क्रीन पे फॉर्म करा रहे हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज। तो अगर आपको पता होगा कि पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है उसकी नेचर क्या है, तो आप जानते हैं कि वो हमेशा रियल इमेज बनाती है। क्योंकि ये रियल है तो ये उल्टी होगी, यानी कि इन्वर्टेड इमेज होगी। और ये रंगीन होती है तो कलर्ड भी होगी। और जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से कई गुना छोटी होती है, हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए हमसे प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहा गया है सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ गैलरी। तो जो गैलरी की दीवार है वहाँ पर एक प्लेन मिरर फिक्स्ड है और आप उनके सामने खड़े हैं। यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो आप मिरर से 3 मीटर दूरी पे हैं। आप मिरर से 3 मीटर दूरी पे है मतलब क्या है, आप ए हैं, ठीक है। तो आपकी इमेज भी जो है ए डैश वो 3 मीटर दूरी पे बनेगी। एंड योर फ्रेंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो आपका जो दोस्त है वो कौन है, बी। तो वो 4 मीटर दूरी पे है मिरर के, तो उसका इमेज भी क्या है, बी डैश, वो 4 मीटर दूरी पे ही बनेगा। What is the distance between you and the image of your friend? तो आपका जो डिस्टेंस है फ्रेंड के इमेज से कितना है। तो देखिए आप मिरर से 3 मीटर दूरी पे हैं और जो फ्रेंड की इमेज है वो 4 मीटर दूरी पे बन रही है। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 7 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमको रेनबो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेनबो। रेनबो के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है उनको पढ़े। इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन। तो बारिश के बाद ही जो रेनबो है उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये बात तो सही है। एट द टाइम ऑफ रेनबो द सन इज हाई इन द स्काई। ये बात गलत है, क्योंकि सूरज अगर ज़्यादा ऊंचाई पे होगी आसमान में तो रेनबो हमको दिखेगा नहीं, रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। एक एंगल की बात होती है कि होराइजन के साथ 42 डिग्री इसको बनानी होती है, ठीक है, तब जाकर वो हमको रेनबो दिखता है। इससे एक्सीड अगर कर गया, ठीक है, एंगल, तो फिर हमको रेनबो नहीं दिखेगा। टू ऑब्जर्व अ रेनबो द ऑब्जर्वर्स बैक शुड बी टुवर्ड्स द सन। तो ये बात भी सही है कि रेनबो देखने के लिए जो रेनबो को देख रहा है उसकी पीठ सूरज की ओर फेस किए हुआ होना चाहिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ प्रिज्म। तो ये बात सही है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है रेन वाटर की, वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। और जब उससे वाइट लाइट, सन की जो लाइट है वो तो वाइट लाइट है, वो क्रॉस करती है तो वो जो डिस्पर्स करती है 7 कलर्स में। तो ये बात तो सही है। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने थे। तो यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ए, सी और डी। ए, सी और डी हमको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, अ टीचर एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई बाय इन्वोकिंग द एनालॉजी ऑफ अ कैमरा विच द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फैमिलियर विद। तो एक शिक्षक है
वो अपनी कक्षा में ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझाने के लिए कैमरा का एग्जाम्पल लेकर, एनालॉजी लेकर बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कैमरा है इससे बच्चे परिचित हैं। तो जो परिचित चीज़ें होती है उसका उदाहरण देके अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझाते हैं तो बच्चे अच्छे से कैच कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डज दिस एनालॉजी नॉट होल्ड? तो इन चारों में से कहाँ पर जो एनालॉजी है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। द आई फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज वेयर एज द कैमरा फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि हमारे आंखों में इरेक्ट इमेज नहीं बनती है, हमारे रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनती है। फिर वहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुँचाता है, तब जाकर हमको वो ऑब्जेक्ट जैसी है वैसी सीधी नजर आती है। तो ये तो होगा नहीं। द कैमरा हैज कॉन्केव लेंस वेयर एज द आई हैज कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बात भी गलत है, कैमरा में भी कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। द आईज सीज इन 3 डायमेंशंस while a camera sees in 2 dimensions। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कैमरा पे अगर आप आंख रख के देखेंगे तो आपको भी वो 3D ही नजर आता है। हालांकि जो फोटोग्राफ निकलती है वो आपको 2D में मिलेगी। द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड इवन स्लाइटली। तो जो फोकल लेंथ है ह्यूमन आई का वो फिक्स तो नहीं होता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा अजीब सा था। मतलब यहाँ पर मुझे कौन सा इसका सही उत्तर होना चाहिए मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि डज नॉट होल्ड बताया है, तो यहाँ पर तो कोई भी होल्ड नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर मुझे जो सबसे बेहतर लग रहा है वो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। बट इसका जो सही उत्तर है वो मुझे भी नहीं पता क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो एनालॉजी है सही नहीं लग रही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड हर इमेज इज 13 सेंटीमीटर। तो एक पर्सन है ए, तो वो जो प्लेन मिरर है उससे 13 मीटर की दूरी पे है, तो उसकी जो इमेज है ए डैश वो भी 13 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। शी मूव्स 3 मीटर क्लोजर टू द मिरर। अब वो क्या कर रही है, 3 मीटर करीब जा रही है मिरर के, तो अभी वो पोजीशन बी पे है, तो उसकी इमेज भी बी डैश पे जाके बनेगी। द डिस्टेंस बिटवीन हर इमेज एंड हर नाउ इज। तो अभी वो जहाँ पे खड़ी है यानी कि बी से उसका जो बी डैश, इसका दूरी कितना है, तो 10 + 10 करेंगे तो 20 है। मतलब यहाँ पे पूछा गया कि अभी वो जहाँ पर खड़ी है मिरर के सामने, उससे उसकी जो इमेज बन रही है उसकी दूरी कितनी है, तो 10 + 10 20 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है अ फ्लावर अपीयर्स रेड इन सनलाइट। तो कह रहे हैं कि एक फूल है जो कि सनलाइट में लाल रंग की नजर आती है। तो ऐसा कब होता है, हमको कोई भी चीज़ का कलर कब दिखता है, सपोज फ्लावर जो हमको रेड अपीयर कर रही है, तो सनलाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है। फ्लावर हमको रेड क्यों नजर आ रही है, क्योंकि फ्लावर ने बाकी सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है, सिर्फ उसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया है, जिस वजह से वो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हमारे आई में पहुंची, उस वजह से हमको वो फ्लावर कैसे दिख रही है, रेड कलर की दिख रही है। विच कलर वुड इट अपीयर इन ग्रीन लाइट? ग्रीन लाइट में ये कैसे दिखेगी, तो ग्रीन लाइट को तो ये पूरा ही अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो हमको वो कैसे नजर आएगी, हमको वो ब्लैक नजर आएगी। जब भी कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो हमको ब्लैक नजर आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इनमें से कौन सा जो सेट दिया गया है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया हुआ है कि जो कॉन्केव मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, यानी कि वो इन्वर्टेड इमेज भी बनाएगा और इरेक्ट इमेज भी बनाएगा। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि वो इरेक्ट इमेज बनाएगा, और जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की उससे छोटी होती है इमेज की साइज। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसके इक्वल होता है इमेज का साइज भी। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया था कि इनमें से कौन से सेट में जो भी नाम दिए गए हैं या जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाता है, तो उसमें कौन आएगा, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस और प्लेन मिरर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको अगेन शैडो फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन पूछी गई है।
कहा गया है द फैक्टर ऑन विच द शैडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट इज, सो कौन से फैक्टर के ऊपर शैडो फॉर्मेशन डिपेंड नहीं करती है उसको हमको ढूंढना है। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जैसा शेप होगा उसी हिसाब से शैडो का भी शेप डिसाइड होगा, मतलब शैडो का भी शेप वैसा ही होगा, तो ये तो डिपेंड करता है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, तो इस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि दूरी बढ़ाने से और घटाने से जो शैडो है उसकी भी साइज बढ़ती और घटती है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ लाइट, तो इस पर भी वो डिपेंड करती है कि शैडो कहाँ पे बनेगी। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि ऑब्जेक्ट का कलर जो भी हो जाए शैडो जो है वो डार्क पैच ही बनती है, यानी कि काले रंग की ही बनती है। तो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे शैडो फॉर्मेशन डिपेंड नहीं करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वस्तु का रंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कट फ्रॉम सेम स्फेरिकल ग्लास वॉल बट द अपर्चर ऑफ कॉन्केव मिरर इज मोर देन द अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कह रहे हैं कि सेम स्फेरिकल ग्लास बॉल से ही कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को बनाया गया है, हालांकि जो कॉन्केव मिरर का अपर्चर है वो कॉन्वेक्स मिरर के अपर्चर से ज़्यादा है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट देयर फोकल लेंथ, तो उनके फोकल लेंथ के बारे में हम क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले सेंटेंस मतलब आधे सेंटेंस से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनको सेम स्फेरिकल ग्लास बॉल से बनाया गया है तो उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम होगा, और वो सेम होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ हैव सेम फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मून, सो चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। सो रेनबो कैनॉट बी सीन ऑन मून, ये बात तो सही है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो कैसे वहाँ पे हमको रेनबो बनता हुआ दिखेगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस ऑन द मून एज कम्पेयर टू दैट ऑन द अर्थ, तो ये बात भी सही है कि मून पर किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वो अर्थ की तुलना में घट जाता है क्योंकि वो 1/6 हो जाता है। ठीक है। ऑन फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा के दिन मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो ये बात गलत है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में, तो ये बात गलत दिया हुआ है कि मून आ जाती है सन और अर्थ के बीच में, ऐसा लोकेशन नहीं होता है। पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे सन, फिर यहाँ पे आता है अर्थ और फिर यहाँ पे आता है मून। ठीक है, फुल मून डे में ऐसा होता है क्योंकि फुल मून डे में ही लूनर एक्लिप्स भी होता है। तो लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब सन अर्थ और मून सेम लाइन में आ जाते हैं, तो सन के लाइट रे को ब्लॉक करता है अर्थ और अर्थ की परछाई मून पे पड़ती है तो हमको मून नहीं दिखता, तो हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और लूनर एक्लिप्स होता ही है फुल मून डे में, तो हमेशा कैसे हम याद रखेंगे कि फुल मून डे में क्या पोजीशन है, आपको लूनर एक्लिप्स आपको लूनर एक्लिप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है। वो याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि फुल मून डे में ही लूनर एक्लिप्स होता है और पोजीशन भी आपको अच्छे से याद रहेगी। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है द पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून आर ऑलमोस्ट सेम, तो ये बात भी सही है कि मून को रोटेट अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है ठीक उतना ही समय उसको पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में लगता है, जिस वजह से हमको चांद का सेम जो फेस है वही दिखता है। ठीक है, पीछे का हिस्सा हमको नहीं दिखता है। तो यहाँ पर हमको नॉट ट्रू रिगार्डिंग मून बोला था, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है थर्ड ऑप्शन, जिसका जो सही उत्तर होगा वो है थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट शैडो फॉर्मेशन, शैडो फॉर्मेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 1 में कहा गया है अ येलो ऑब्जेक्ट कास्ट्स अ ब्लैक शैडो, तो ये बात तो सही है कि ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो जाए हमेशा जो शैडो फॉर्म होगी वो डार्क पैच ही बनती है, यानी कि हम उसको ब्लैक ही कहेंगे। शैडो कैन बी फॉर्म्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स ओनली, तो ये बात भी सही है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्योंकि रे ऑफ लाइट को पास करने नहीं देते हैं, जिसके चलते क्या होता है, शैडो फॉर्म होती है। लेंथ ऑफ शैडो इज ऑलवेज सेम एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये बात गलत है क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ के समान शैडो की लेंथ नहीं होती है। और जो ऑब्जेक्ट है सपोज अर्ली मॉर्निंग में या सनसेट के टाइम में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी साइज तो फिक्स्ड है बट शैडो लंबी लंबी होती है, और नून में मतलब जब सूरज एकदम सर के ऊपर हो तब हमारी परछाई सबसे छोटी हो जाती है, यानी कि हम जितने भी हाइट के हो हमारी परछाई एकदम छोटी हो जाती है। तो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के इक्वल शैडो की लेंथ नहीं हो रही है। द शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, तो ये बात सही है कि जो आकार होता है शैडो का
वो सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको बढ़ाने कमाने से क्या होता है, बढ़ता है घटता है शैडो का जो साइज है, और शेप में भी थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। तो यहाँ पर विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग शैडो फॉर्मेशन पूछा था, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको सोलर इक्लिप्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है असर्शन और रीजन के फॉर्म में। तो असर्शन में कहा गया है अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो क्या बोला है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि सन की जो रेज है उसको ब्लॉक कौन कर रहा है, मून, जिसके चलते क्या होगा, मून की जो शैडो है वो अर्थ के कुछ हिस्सों पे पड़ेगी और उन हिस्सों में जो इंसान होंगे उनको सन नहीं दिखेगा। तो ये बात तो सही है। शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन मून ब्लॉकिंग द सनलाइट, तो ऐसा नहीं हो रहा है, शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन अर्थ होगा। सो मून कास्ट अ शैडो ऑन पार्ट्स ऑफ द अर्थ ब्लॉकिंग द सनलाइट। तो ये बात सही है। तो असर्शन तो सही है, बट रीजन 2 उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए इज करेक्ट एंड R2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ए सही है और ए की सही व्याख्या R2 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया है उससे हमको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अ कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है, कॉन्केव मिरर रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज बनाती है, तो उसका जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये वाला गलत है। अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, तो ये बात गलत है, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है। अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, ये बात सही है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होती है। अ कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, ये बात गलत है, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इसमें रियल इमेज नहीं बनती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है रेनबो से रिलेटेड, जहाँ पर हमको ABCD को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे फिलअप के तौर पे हमको ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे जो हिंट्स दिए गए उससे हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो कहा जा रहा है व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो जब सूरज की जो किरणें हैं वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, सम रेज अंडरगो डैश एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। सो टू मीडिया क्या है, वाटर और एयर, ये दोनों मीडिया जहाँ पर मर्ज कर रही है, जहाँ पर मीट कर रही है, उस बाउंड्री में लाइट रेस क्या करती है, वो रिफ्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। तो ए हो जाएगा रिफ्रैक्शन, जहाँ जहाँ पे रिफ्रैक्शन है उसको रखेंगे, बाकी हम क्रॉस कर देंगे ऑप्शंस, ठीक है। एंड स्प्लिट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, और जो 7 रंग है उसमें वो स्प्लिट कर जाते हैं। डैश कलर डेविएट्स द मैक्सिमम, तो हम जानते हैं कि विबज्योर होता है कलर। 7 रंग क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर है, इनमें से सबसे ज्यादा बेंड कौन करता है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन करता है, वो है वायलेट, ठीक है। वायलेट लाइट इट डेविएट्स द मैक्सिमम, तो बी हो जाएगा यहाँ पर वायलेट। तो बी यहाँ पर वायलेट है और यहाँ पे रेड है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद एंड इट्स स्पीड इज, तो देखिए स्पीड ऑफ वायलेट लाइट क्या बताया गया है यहाँ पे हेल्प के तौर पे, स्पीड ऑफ वायलेट लाइट मिनिमम है, बट ये सबसे ज्यादा डेविएट करती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी मिनिमम, ठीक है। वेयर एज डी कलर डेविएट्स द लीस्ट, तो सबसे कम मुड़ती, ठीक है, रिफ्रैक्ट करती या डेविएट करती कौन है, वो है रेड कलर, तो ये डी हो जाएगा रेड। एंड इट हैज डैश फ्रीक्वेंसी, तो जो रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट लाइट से कम होती है, तो ये इसकी जो आंसर होगी ई बी हो जाएगी मिनिमम। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो हमने इसको सॉल्व करते करते ही उनको क्रॉस कर दिया था, क्योंकि वो इसके साथ नहीं जा रहे थे। तो यहाँ से हम 2-3 चीज़ सीखेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स, सभी रंग की जो लाइट होती है उनकी स्पीड सेम होती है एयर में और वैक्यूम में, मतलब यहाँ पर उनकी स्पीड वैरी नहीं करती। एयर और वैक्यूम में सभी रंग की जो लाइट होती है सभी की स्पीड सेम होती है। कहाँ पर ये वैरी करती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इनकी स्पीड बदल जाती है, जैसे कि वाटर में या ग्लास में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो वायलेट लाइट है उसकी स्पीड सबसे कम होती है,
और वो सबसे ज़्यादा डेविएट करती है, ठीक है, बेंड करती है। और जो स्पीड ऑफ रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा होती है इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, बट इट बेंड्स द लीस्ट और डेविएट्स द लीस्ट। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखें तो वायलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। तो ये तो हमें पता है कि पिन होल कैमरा की जो इमेज बनती है वो रियल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन। तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या था कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिस वजह से पिन होल कैमरा में रियल इमेज बनती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज से रिलेटेड असर्शन रीजन हमको दिया गया है, तो पढ़ लिया जाए। असर्शन में कहा है वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये तो हमें पता है कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो स्क्रीन पे नहीं बनती है। रीजन में बताया गया है वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड एट पॉइंट्स वेयर द लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। तो ये बात गलत है, अपीयर टू डाइवर्ज फॉर्म नहीं, अपीयर टू मीट, वहां पर वो इमेज फॉर्म होती है। तो R1 तो क्रॉस हो गया। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। तो ये बात सही है कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इन्वर्टेड नहीं होती, इरेक्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए बोथ R1 एंड R2 करेक्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि एक तो गलत हो गया है। तो यहाँ पर कौन सही है? R2 इज करेक्ट बट R1 इज इनकरेक्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये वाला भी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा क्योंकि R1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में कौन सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दर्शाया जाता है? तो हमने देखा है ना कि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होती है। टॉप जो मिरर है 45 डिग्री एंगल पे होती है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके फिर लोअर लेवल पे जो मिरर है उससे टकराती है, फिर वहाँ से टकराकर वो हमारे आंखों तक पहुँचती है, तब जाकर हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का बहुपरावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको हमें देखना है। तो ए में बताया गया है एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो ये बात तो सही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तब दिखती है जब उससे रिफ्लेक्ट हुई जो लाइट रेज है हमारे आंखों में एंटर करती, तभी हमको वो दिखेगी। बी में कहा गया है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। तो ये ऑलवेज नहीं करती, वर्चुअल भी करती है। तो ये वाला तो नहीं होगा, क्रॉस हो गया। कॉन्केव मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज। तो ये बात भी सही है कि कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल हम बड़ा इमेज और इरेक्ट इमेज बनाने के लिए कर सकते हैं। When the size of image formed by a concave lens is smaller than the object, the image orientation is erect। तो ये बात भी सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर A भी सही है, C भी सही है और D भी सही है। तो देखिए A और D और C और D यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही इसके सही उत्तर है क्योंकि A भी सही है, C भी सही है और D भी सही है। तो A और D जहाँ पे दिया गया है वो भी सही है, C और D जहाँ पे दिया गया है वो भी सही है। तो इसका मल्टीपल आंसर होगा A और D और C और D। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय लोकेटिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द वॉल। तो एक छात्र या छात्रा है वो क्या कर रही है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस का जो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ है उसको पता करने की कोशिश कर रही है। कैसे? बाय लोकेटिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द वॉल। तो दूर की एक बिल्डिंग की इमेज वो वॉल पर प्रोजेक्ट करके देखने, मतलब उस पर डाल के उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। ही इज गेटिंग अ ब्लर्ड इमेज ऑन द वॉल। तो उसको एक ब्लर्ड इमेज मिल रहा है, मतलब एकदम शार्प इमेज नहीं मिल रहा है। व्हाट शुड ही डू टू गेट अ क्लियरर इमेज। तो उसे क्लियरर इमेज पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हमको पता नहीं है तो हमको ट्रायल एंड एरर इस मेथड से इसका फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेट निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार जो लेंस है उसको करीब लेके जाना पड़ेगा बॉल के, एक बार उसको दूर लेके जाना पड़ेगा। जहाँ पे हमको शार्प इमेज मिलेगी तो फिर उससे हमको उसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ पता चल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा,
द लेंस कुड बी मूव्ड ईदर अवे और टूवर्ड्स द वॉल डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन। तो अभी उस लड़के ने जो लेंस है जहाँ पे भी उसको पकड़ के रखता है, या तो वो दीवार की तरफ आगे बढ़ सकता है या दीवार से दूर जा सकता है, जब तक ना उसको एक क्लियर इमेज मिले। जब मिलेगा तब वो वहाँ से फोकल लेंथ उसका फाइंड आउट कर पाएगा। तो इसका जो बेटर आंसर था वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। मूव द लेंस अवे फ्रॉम द वॉल, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अवे करते करते इमेज ही हमको नहीं मिल रही है वॉल पे, तो ये भी नहीं होगा। फिर मूव द लेंस टूवर्ड्स द वॉल, तो ज़्यादा करीब लेके जाएंगे तब भी हमको इमेज बनती हुई नहीं दिखेगी। एंड इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द वॉल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये बात भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन व्हेन लाइट। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, व्हाइट लाइट का 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर जाना, ठीक है। तो ये हमको कहाँ पे होते हुए नजर आता है, तो जब लाइट सोप बबल से पास करता है तो आपने देखा होगा ना, सोप बबल में आपको रेनबो जैसे कलर नजर आते हैं। फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ सीडी, तब भी हमको 7 कलर्स नजर आते हैं मर्ज्ड फॉर्म में। पासिस थ्रू रेन ड्रॉप्स, तो तब रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो तब भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रही है। गेट्स फोकस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ शाइनिंग मार्बल, तब हमको जो 7 कलर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है व्हाइट लाइट की, वो या सनलाइट की, वो नहीं दिखती है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहाँ पे हो रहा है, ए में, बी में और सी में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग के तौर पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि वेरी वेरी इजी है। यहाँ पर हमको कुछ गैजेट्स दिए गए हैं और उनको बनाने के लिए क्या क्या हमको चाहिए वो बी में दिया गया है। तो देखिए, पिन होल कैमरा जो है, यहाँ पर हमको 2 डिफरेंट साइज की बॉक्स की जरूरत होती है और वहाँ पर एक ट्रांसलूसेंट पेपर से स्क्रीन बनाया जाता है। तो यहाँ पर ए चला जाएगा 4 के साथ, ठीक है। कैलिडोस्कोप जो होता है, इसमें 3 मिरर की स्ट्राइप्स की जरूरत होती है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मिरर स्लैब्स जैसे हमको चाहिए होता है, तो ये चला जाएगा हमारा बी के साथ, ठीक है। 3 rectangular mirror stripes, a circular plain glass plate, some pieces of bangle and cardboard tube and disc। तो इन चीज़ों की मदद से हम कैलिडोस्कोप बना सकते हैं। पेरिस्कोप के लिए हमको क्या चाहिए होगा, 2 प्लेन मिरर जो कि 45 डिग्री एंगल पे बने हो, मतलब चिपकाए जाए, और हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए होता है। तो ये चला जाएगा सी के साथ। और न्यूटन्स डिस्क का आपको पता ही है कि एक सर्कुलर कार्डबोर्ड होता है जिसको इक्वली 7 कलर से रंगा जाता है और बीच में एक कील होती है। तो उसको बहुत ही फास्ट घुमाने से क्या होता है, ये जो 7 कलर्स है वो अलग से नहीं दिखते, हमको वाइट लाइट जैसा दिखता है। तो इसी से हम बता सकते हैं कि जो वाइट लाइट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कौन कौन से हैं, विपच्यो। तो ये चला जाएगा डी के साथ। तो अगर हम मैच करने की कोशिश करें, ए जा रहा है 4 के साथ, तो बाकी ऑप्शंस हम क्रॉस कर देंगे, ए 4 वाले को ही रखेंगे। तो ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ऑप्शन 4 भी क्रॉस, 1 भी क्रॉस। ए 4 के साथ बी 3 के साथ जा रहा है, तो बी 2 वाला भी क्रॉस हो गया। तो ए 4 बी 3 सी 2 और डी 1। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है लाइट फ्रॉम अ लेजर टॉर्च इज मेड टू फॉल 1 by 1 ऑन अ प्रिज्म एंड अ ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले तो हम प्रिज्म बना लेते हैं। कुछ ऐसी जगह पे इसका नॉर्मल होगा, और एक हम ग्लास स्लैब बना लेते हैं, टॉप पार्ट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे जगह पे होगा। अब सपोज ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर है और ये कांच है, ठीक है। तो एयर कैसी मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बाहर है एयर जो कि रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम है। अब यहाँ से जो लाइट आएगी, सपोज यहाँ पे लाइट रे पड़ी, ठीक है, यहाँ पे लाइट रे पड़ी, तो क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे क्या कर रही है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। सो प्रिज्म, ये प्रिज्म है और ये है ग्लास स्लैब। सो प्रिज्म में तो हमने देखा रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर सपोज यहाँ से लाइट रे आ रही है एयर से, यानी कि रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम पे बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। सो प्रिज्म और ग्लास स्लैब में कौन सा फिनोमेना हो रहा है, दोनों में ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, ए और बी दोनों में ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ द इमेज formed in a convex lens if the object is positioned beyond the center of curvature and thickness of lens is reduced।
तो कह रहा है कि जो कन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा उसके साइज पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा जाए और जो लेंस है उसकी थिकनेस को घटा दी जाए। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो इमेज की साइज है वो घट जाएगी। सो साइज ऑफ इमेज विल डिक्रीज। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आमाप घट जाएगा, यही इसका उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। सो किसी भी कॉन्केव मिरर का यहाँ पर जो है उसका फोकल लेंथ कितना बताया गया है, 20 सेंटीमीटर। At what distance from the concave mirror could the object place to produce a virtual image of that object? तो कह रहे हैं कि कॉन्केव मिरर को कहाँ, मतलब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर की कहाँ पे प्लेस किया जाए ताकि आपको उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिले। तो ये आपने देखा ही होगा कि कॉन्केव मिरर के बहुत करीब अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको वर्चुअल इमेज मिलती है। तो 20 में तो ये इसका फोकल लेंथ है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं बनता है वर्चुअल इमेज। और 40 तो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। तो करीब कौन है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर से इतनी दूरी पे रखेंगे तो हमको जो इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्केव मिरर के ज़्यादा करीब रखने से ऑब्जेक्ट को हमको क्या मिलता है, हमको एक वर्चुअल इमेज मिलता है। अब यहाँ पर हमको एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि टू मिरर्स ए एंड बी आर राइट एंगल टू ईच अदर। तो आप देख पा रहे हैं कि ए और बी मिरर है। ये वाला आप खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा क्योंकि ठीक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया है। तो ए और बी जो मिरर है दोनों ने एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाया हुआ है, 90 डिग्री का। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स मिरर ए एट 30 डिग्री, तो अगर 30 डिग्री पे रे ऑफ लाइट पड़ रही है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है मिरर ए एट 30 डिग्रीज टू द नॉर्मल, तो ये क्या कर रही है, नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। एंड देन स्ट्राइक्स मिरर बी, तो अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके ये मिरर बी पे आ रही है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आर ए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी 30 होगा। और यहाँ पे कुछ नॉर्मल बनेगा इसका। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ मिरर्स ए एंड बी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर ए से जो होगा, ठीक है, तो वो तो हमको मिल गया कितना, 30। तो 30 डिग्री जहाँ पे दिया हुआ एक तो हमको मिल गया। अब हमको वो बी से कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या देखा है कि नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में 30 डिग्री यहाँ पे चले गए तो बच जाता है यहाँ पे 60 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे भी बन गया 60 डिग्री। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर में अगेन हमको एंगल पी पता है 60 डिग्री है इसका, हमको क्यू पता है एंगल 90 डिग्री है, हमको आर निकालना है एंगल आर। एंगल आर हमको अगर फाइंड आउट करना है तो हमने अभी अभी क्या देखा कि उस क्वेश्चन में कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसका सम ऑफ 3 एंगल्स कितना है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, यानी कि 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सो 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यानी कि जो एंगल आर है वो है 30 डिग्री। अब देखिए ये भी नॉर्मल है, तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ, ये नॉर्मल है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या है, ये 60 डिग्री है। तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे था मिरर ए से वही बन जाता है इंसिडेंट रे फॉर मिरर बी। तो अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि जो एंगल जो मिरर बी से रिफ्लेक्टेड रे है आर बी वो यहाँ से निकली, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर बी कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो देखिए 30 एंड 60 डिग्री कहाँ पे दिया गया रिस्पेक्टिवली, ये मिरर ए से रिफ्लेक्टेड रे है मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये मिरर बी से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये आपको मैं समझा पाई। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था तो थोड़ा सा मेसी हो गया है डायग्राम। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्चुअल इमेज एंड अ रियल इमेज। सो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है ये हमको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे सही तरीके से बताया गया है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज मे बी इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो ये बात तो गलत है क्योंकि वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो इरेक्ट नहीं होती है, तो ये गलत हो गया।
वर्चुअल इमेज कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस वेयर एज रियल इमेजेस ऑफ सेम साइज। तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि रियल इमेज भी बड़ी हो सकती है, अलग अलग साइज की हो सकती है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो हाँ, स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज नहीं बनती है, वाइल रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो ये बात सही है कि जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पर बनती है। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ भी देख लिया जाए, रियल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, तो ये तो पहले से ही गलत बता दिया, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ लिया जाए क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द फॉलोइंग मीडिया सक्सेसिवली एंड फाइनली इमर्जेस। तो लाइट क्या कर रही है, एयर से इन मीडिया में एंटर कर रही है और दोबारा वो एयर से निकल जा रही है, मतलब एयर की ओर ही बढ़ रही है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो मीडियम है ABCDE, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताई हुई है। तो हमसे बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस अबाउट द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो उसमें क्या बदलाव आएगा जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी, उसको हमको पता करना है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। अब देखिए एयर से वो मीडियम ए में जा रही है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर से ज़्यादा है, यानी कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एयर से ए गया तो डिक्रीज हो गया। अब फिर ए से जब ये बी जा रही है तो देखिए यहाँ पर इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है घट रही है, कम हो रही है, तो फिर इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद ये दोबारा से क्या हो रहा है, सी में जब जा रहा है तो यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से स्पीड घट जाएगा। अब फिर सी से जब डी जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, तो फिर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब फिर ये रेयरर से डेंसर मीडियम पे जा रही है तो फिर से डिक्रीज हो जाएगा। और फिर ई से वो एयर में जा रही है, ई से वो एयर में जा रही है मतलब क्या है, 2 से वो 1 में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो दोबारा से वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। कहाँ पे दिया हुआ है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ऑयल। एयर क्या है, एयर है रेयरर मीडियम, ऑयल क्या है, वो है डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, इट द लाइट रे इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। एयर से ऑयल में जा रही है तो स्पीड तो घटेगी क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, एंड रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर हमको पहले में ही इसका उत्तर मिल गया है, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो स्पीड तो घटेगी, साथ ही साथ क्या होगा कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि प्रकाश की जो गति है वो कम हो जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस सेशन का, यहाँ पर हमसे ये 2024 जो जुलाई में सीटेट पेपर 2 एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है, आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस बेसिस पे हमको क्या करना है, कौन सा क्या टाइप ऑफ मिरर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए मिरर ए में बताया गया है कि इसकी नेचर ऑफ इमेज क्या है, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है, और जो साइज ऑफ इमेज है वो भी क्या होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा प्लेन मिरर में होता है। ठीक है, बी वाले में बताया गया है कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है और साइज जो है वो सेम एज ऑब्जेक्ट है। तो किस मिरर में रियल और इन्वर्टेड दोनों टाइप की ही इमेज बनती है, वो है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट जो है सी, यहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और साइज ऑफ इमेज बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। सो रियल और इन्वर्टेड इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही बनती है। और डी जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट,
तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है और जो साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, डिमिनिश्ड है, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो हम ABCD को आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, तो देख लेते कहाँ पे मैच कर रहा है। प्लेन मिरर है A, B है कॉन्केव मिरर, CD कॉन्केव मिरर और D है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका जो सही उत्तर है हमको मिल गया वो है ऑप्शन नंबर 1। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि किस में कैसा इमेज बनता है। तो अगर आप मेरा फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो वीडियो है जो मैंने 1 महीने पहले डाली थी अपने चैनल पे, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने लाइट चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को बड़े ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने से आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरा नहीं होगा, तो आप जाकर फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है आप वो जाकर देखिए, आपको वहाँ से ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने लाइट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सभी वहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है और बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सेशन थोड़ा लंबा है वो वाला, बट आप देखेंगे तो आपका अच्छे से लाइट वाला पार्ट और फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा एक वीडियो को देखने से ही। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। क्योंकि क्वेश्चंस 50 थे तो सेशन को कंप्लीट करने में समय ज़्यादा लग गया, बट मैं मानती हूँ कि हमारा जो सेशन है उसकी ड्यूरेशन से हम उसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ से कितना सीख पा रहे हैं वो हमारे लिए मैटर करता है। तो अगर आपको मेरे आज की वीडियो से कोई भी मदद मिली हो, थोड़ा भी हेल्प हुआ हो, अगर आपको पसंद आया हो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराया समझा के, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल संहिताज अकेडमी से ज़रूर जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, क्योंकि अगर आपको इस टाइप के कंटेंट मेरे चैनल पे देखने हैं तो आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना तो पड़ेगा। ऐसे ही कंटेंट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।